स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे एंटी मलेरियल ड्रग और प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि मलेरिया एग्जैक्टली होता कैसे है, इसकी लाइफ साइकिल क्या है। अगर कोई मस्कीटो किसी हेल्दी ह्यूमन को बाइट कर रहा है जो कि इन्फेक्टेड मस्कीटो था, तो कैसे वो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में मलेरिया कॉज कर सकता है, कैसे वो अपने स्पोरोजोइट्स को उस इंसान के ब्लड सर्कुलेशन में इंजेक्ट करके उसके लीवर और आरबीसीज को इन्फेक्ट करता है और उसे क्या बना देता है, आपका इन्फेक्टेड बना देता है। और कैसे फिर वो ह्यूमन किसी हेल्दी मस्कीटो में कैसे आपका क्या करता है, डिजीज को ट्रांसमिट करता है। तो पूरी साइकिल को हमने समझा था कि किस तरीके से एक ह्यूमन और मस्कीटो मलेरिया के होस्ट की तरह वर्क करते हैं। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है इस लेक्चर का, तो पहले आप उस पार्ट को देखिए, बिकॉज टोटली अगर आप लाइफ साइकिल समझ चुके हैं, ठीक है, और सारी स्टेजेस को समझ चुके हैं, तो आप आसानी से ये पॉइंट आपके कवर हो जाएंगे, ट्रीटमेंट पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि क्या क्या अप्रोचेस हो सकती है, ट्रीटमेंट की क्या क्या अप्रोचेस होती हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि किस किस टाइप की सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ सकती है, किस किस टाइप के पेशेंट आपके पास आ सकते हैं। तो अप्रोचेस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, हो सकता है कि कोई ऐसे इंसान हो जो आपका क्या है, जिनको मलेरिया नहीं है, ठीक है, मलेरिया है नहीं, लेकिन वो किसी एक ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहां पे मलेरिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वो एरिया आप बोल सकते हो मलेरिया एंडेमिक एरिया है। ठीक है, तो ऐसे लोग, हालांकि अभी भी अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखोगे रेशियो वाइज, तो ऐसे लोग बहुत कम होंगे जो इतने ज्यादा आपके अवेयर हैं और पहले से अपना बचाव करके चल रहे हैं, लेकिन होते हैं, तो इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसे इंसान अगर आपके पास आते हैं, यानी कि जो प्रोफाइलैक्सिस के लिए आते हैं, तो वहां पे मैंने आपको बताया था क्या करना है। जैसे ही मस्कीटो, अब वो इंसान चलिए ठीक है किसी ऐसी जगह में जा रहे हैं जहां पे मलेरिया हो सकता है, तो होगा क्या, गए वहां पे जो मस्कीटो था, इन्फेक्टेड मस्कीटो था, उसने बाइट किया उन्हें, अपने जो स्पोरोजोइट्स थे वो कहाँ कर दिए, उनके ब्लड में इंजेक्ट कर दिए। अब हमारा एम क्या होना चाहिए, हमें ऐसी मेडिसिन देनी है जो सीधे उन स्पोरोजोइट्स को खत्म कर दे, ताकि वो स्पोरोजोइट्स ना तो हमारे लीवर को इन्फेक्ट कर सके, ना ही हमारी आरबीसी पे अटैक कर सके। समझ में आ रहा है? यानी कि डायरेक्टली हमने क्या करना है, जो मस्कीटो स्पोरोजोइट्स इंजेक्ट जरूर करेगा, देखो मच्छर को काटने से हम नहीं रोक सकते, लेकिन उसके काटने से जो स्पोरोजोइट्स एंट्री कर रहे हैं ब्लड में, उनको हम खत्म कर सकते हैं। तो डायरेक्टली ये क्या करेंगी, जो ड्रग्स होंगी वो क्या करेंगी, स्पोरोजोइट्स को क्या कर देंगी, किल कर देंगी। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये इसको बोलते हैं हम प्रोफाइलैक्सिस। तो इसके लिए कौन सी ड्रग यूज होती है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, आप उसको नोट कर लेंगे। कौन कौन सी ड्रग होती है जो प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज होती है। पहली ड्रग है आपकी क्लोरोक्वीन, और इनके मैकेनिज्म वगैरह सारे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी केवल ड्रग्स के नाम देख लो। क्लोरोक्वीन है, मेफ्लोक्वीन, ठीक है, इसके अलावा आपकी जो ड्रग है वो भी देख लीजिए, प्रोग्वानिल, सारी ही मैं बता दे रही हूँ जितनी मैक्सिमम आ सकती हैं। पायरिमिथामीन, सबके मैकेनिज्म देखेंगे हम। ठीक है, ये कुछ ड्रग्स हैं जो हम क्या करते हैं, प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज करते हैं। इवन सम एंटीबायोटिक्स भी हम यूज करते हैं, जैसे आपने सुनी होगी डॉक्सीसाइक्लिन, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, टेट्रासाइक्लिन कैटेगरी की ड्रग है, एंड डैप्सोन, एंटीलेप्रोटिक मैंने आपको पढ़ाया था, वहां पे डैप्सोन हमने पढ़ी थी। तो ये देखिए, ये सारी ड्रग्स हैं जो हम प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज करते हैं। यूजुअली हम क्या करते हैं, ऐसे इंसान को जो ऐसे एरिया में जा रहा है और जो पहले से प्रोफाइलैक्सिस चाहता है, उसे 1 हफ्ते पहले से ये मेडिसिन लेनी होती है, और उस एरिया से आने के बाद भी 1 महीने तक ये मेडिसिन कंटिन्यू रखनी पड़ती है। तो डोजिंग, आप बोल सकते हो डोजिंग का बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक बहुत कम लोग होते हैं जो दवाई खाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो प्रोफाइलैक्सिस हमारे पास इतनी सारी ड्रग्स हैं जो यूज की जा सकती है। तो ये प्रोफाइलैक्सिस में होगा क्या, ये ड्रग्स क्या करेंगी, डायरेक्टली जो हमारे स्पोरोजोइट्स हैं, मस्कीटो ने बाइट किया, उसके जो स्पोरोजोइट्स थे उसके सलाइवा में प्रेजेंट, उन स्पोरोजोइट्स को क्या कर देंगी, खत्म कर देंगी। ठीक है, अब ये स्पोरोजोइट्स ना लीवर पे अटैक कर पाएंगे हमारे, ना ही आरबीसीज पे अटैक कर पाएंगे, और मलेरिया होगा ही नहीं। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट आपके पास कौन सा केस आता है, नेक्स्ट केस आपके पास आता है रेडिकल क्योर का। रेडिकल क्योर का, अब रेडिकल क्योर से क्या समझते हो आप, जड़ से इलाज। अगर मैं बहुत हिंदी में बोलूं इसे,
तो रेडिकल क्योर मतलब है जड़ से इलाज करना, क्योंकि आपने क्या देखा था कि कुछ मलेरिया की स्पीसीज, जो आपका मच्छर है, मस्कीटो की कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो क्या करती हैं, आपकी रिलैप्स कॉज कर सकती है। रिलैप्स कॉज करना मतलब आज आपको मलेरिया हुआ, आपका ट्रीटमेंट हो गया, लेकिन कुछ साल बाद दोबारा आपको मलेरिया हो जाएगा। आपको किसी मस्कीटो ने बाइट नहीं किया लेकिन फिर भी आपको मलेरिया हुआ। रीजन मैं पहले लेक्चर में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ कि कुछ स्पोरोजोइड्स जब मच्छर काटता है तो कुछ स्पोरोजोइड्स ऐसे होते हैं जो कि डॉर्मेंट स्टेट में चले जाते हैं, जिन्हें हम हिप्नोजोइड्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो हिप्नोजोइड्स हैं ये स्लीपिंग स्टेट है, ये अभी कुछ नहीं कर रहे, लेकिन कभी आगे चल के जाग जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन होगा, बहुत सारे मीरोजोइड्स बन जाएंगे और फिर आपका लीवर भी अटैक हो रहा है, आपका ब्लड सेल्स भी टूटने लगेंगी, तो इंसान को मलेरिया हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब ऐसा इलाज क्या होगा, जो रेडिकल क्योर होगा वो कैसा होगा कि ये आपकी जो लाइव स्टेट है उसको, तो आपका जो मल्टीप्लिकेशन वाली स्टेज है यानी कि जो मीरोजोइड्स हैं उन्हें तो खत्म कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये हिप्नोजोइड्स को भी खत्म कर रहा है। हिप्नोजोइड्स भी अगर खत्म हो गए तो इंसान को आगे चल के आपका क्या होगा, मलेरिया नहीं होगा। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मोडियम ओविल और प्लाज्मोडियम मलेरी, ये दो स्पीसीज आपकी ऐसी हैं मच्छर की, मस्कीटो की, जो क्या कर सकती है, रिलैप्स कॉज कर सकती हैं। रीजन मैं बता चुकी हूं, अभी मैं नहीं बताऊंगी। तो रेडिकल क्योर मतलब है जड़ से इलाज करना, और इसके लिए आपकी जो ड्रग, बहुत पॉपुलर ड्रग जो यूज होती है, जो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक ड्रग है आपकी जिसका नाम है प्राइमाक्विन। इसी के कंटेनर भी यूज होते हैं लेकिन मेन आपको याद रखना है प्राइमाक्विन। प्राइमाक्विन आपकी वो ड्रग है जो कि रेडिकल क्योर करेगी, यानी कि इसका काम क्या होगा, रेडिकल क्योर से सीधे समझ जाइए कि ये ड्रग क्या करेंगी, हिप्नोजोइड्स, जो स्लीपिंग स्टेट है, जो डॉर्मेंट स्टेट है आपकी स्पोरोजोइड्स की विद इन हेपेटोसाइट, उसे क्या कर देगी, खत्म कर देगी। तो आगे चल के आपका ये जागेंगे नहीं और दोबारा से मलेरिया होगा नहीं। ठीक है, थर्ड। अब तीसरा केस क्या आ सकता है आपके पास, क्लिनिकल क्योर का केस आ सकता है, यानी कि ये वो लोग होंगे जिन्हें मलेरिया का एक्यूट अटैक हुआ है। ठीक है, ठीक है, आपके पास सपोज आप हॉस्पिटल सेटिंग में कोई पेशेंट आ रहा है जो उसको सारे साइन आपको दिख रहे हैं, जैसे मलेरिया के साइन आपको दिखाई दे रहे हैं, वहां पे आप क्या करोगे, समझ रहे हो? ये तो ऊपर का समझ में आया। अब उस टाइम पे आपका क्या काम होगा, आपको पता है कि मलेरिया के सिम्टम्स कब आते हैं, जब आरबीसी इन्फेक्ट हो चुकी होती है, आरबीसी का ब्रेकडाउन होने लग गया है। ऐसा इंसान जिसके ब्लड में आरबीसी टूटने लग गई हैं, तभी जाके आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे ऐसे इंसान में। समझ में आ रहा है? तो अब आपका मेन यहाँ पे एम क्या है, आरबीसी के ब्रेकडाउन को रोकना। क्योंकि देखो हमें पता है कि जब भी स्पोरोजोइड्स, जब मच्छर काटता है, सबसे पहले लीवर पे ही अटैक होता है, लीवर सेल्स पे, फिर लीवर सेल्स के बाद किसका नंबर आता है, आरबीसीज का नंबर आता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें लीवर सेल पे अटैक होता ही नहीं है, सीधे आरबीसी पे अटैक होता है, लाइक इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम एंड विवेक्स। ये दोनों मस्कीटो की ऐसी वैरायटी, ऐसी स्पीसीज हैं जो डायरेक्टली आरबीसी को अटैक करती है। तो मेन एम आपका क्या होगा, आपको पता है जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम आ रही है, वो किसकी वजह से हो रही है, आरबीसी के ब्रेकडाउन की वजह से हो रही है। तो यहाँ पे आपका मेन काम क्या होगा, ये आरबीसी के ब्रेकडाउन को रोकना। ठीक है, लीवर पे जो हो रहा है प्रॉब्लम वो तो है ही, आपके टिश्यू साइडोसाइड तो आप दोगे ही जो लीवर पे काम करेंगी, लेकिन यहाँ अभी जो आपके पास क्लिनिकल क्योर की बात आती है, जो एक्यूट अटैक जिस इंसान को मलेरिया का हुआ है, तो वहां पे आपको आरबीसी लेवल पे काम करना है, आपको उसकी आरबीसी के ब्रेकडाउन को रोकना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ड्रग यूज होती है, क्लिनिकल क्योर में जो ड्रग यूज होती है वो आप सारी नोट कर लेंगे कौन कौन सी है। देखो जो ऊपर मेंशन की है सारी ड्रग है, आई थिंक मुझे लिखना नहीं चाहिए। मैफ्लोक्विन है जो फर्स्ट केस में हमने यूज की थी, प्रोग्वेनिल है, पूरा मैं नहीं लिख रही हूँ, ऊपर लिखा हुआ है देखो फर्स्ट वाले केस में, प्रोफाइलैक्सिस में। पायरिमिथामिन है आपका, डैप्सोन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, इनके अलावा भी हैं वो मैं लिख देती हूँ। ल्यूमीफेंट्रिन बहुत अच्छी ड्रग है, ये भी ल्यूमीफेंट्राइन, जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहें। नेक्स्ट हमारे पास है एटोवाकोन, ये भी आपकी ड्रग है। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिमिसिनिन डेरिवेटिव, आर्टिमिसिया एनुआ आपका प्लांट है, उससे ये मिलता है। आर्टिमिसिनिन डेरिवेटिव लिख रही हूँ क्योंकि इसकी बहुत फॉर्म्स होती हैं, आर्टिमीथर, आर्टीईथर, वो मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ। तो आर्टिमिसिनिन डेरिवेटिव हम डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा यूजफुल ड्रग है जो यहाँ पे हमने इंक्लूड की हुई है। तो ये हम 1 बाय 1 इन सबके मैकेनिज्म को डिस्कस जरूर करेंगे। क्लोरोक्विन की यस, एक और ड्रग है हमारी क्विनीन, ठीक है,
सिंकोना सक्सेरूब्रा, आपके जो प्लांट से ये मिलता है बेसिकली क्विनीन, ठीक है। तो ये आपकी ड्रग है जो क्लिनिकल क्योर में यूज होती है, यानी कि ये आपकी क्या करेंगी, आरबीसी ब्रेकडाउन को रोकेंगी। लीवर पे भी करेंगी लेकिन ब्लड पे ज्यादा आरबीसी पे काम करेंगे, क्योंकि उसी की वजह से सिम्टम्स आए हैं, मलेरिया का अटैक हुआ है, ठीक है। लास्ट आपके पास जो अप्रोच आती है, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि कुछ केस ऐसे भी होते हैं जहां पे हम क्या करते हैं, गैमेटोसाइट्स को भी देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ गैमेटोसाइडल, ओके। गैमेटोसाइडल मैं पहले ही बता चुकी हूँ। गैमेटोसाइट्स बेसिकली हमने देखा था कि एक बार हमारी आरबीसी इन्फेक्ट होती है तो क्या होता है, आपका गैमेटोसाइट फॉर्मेशन भी होती है ना। गैमेटोगोनी की प्रोसेस से अंडरगो होती है आपकी सेल्स, और क्या बनते हैं, गैमेटोसाइट्स बनते हैं, मेल और फीमेल गैमेटोसाइट। और जब कोई भी हेल्दी मस्कीटो ऐसे इंसान को बाइट करता है तो क्या होगा, आपके ये गैमेटोसाइट उस मस्कीटो के अंदर चले जाते हैं और उस मस्कीटो के गट में आपका इन दोनों का फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, स्पोरोजोइट्स फॉर्मेशन हो जाती है। यानी कि अभी तक ये मस्कीटो हेल्दी था, लेकिन इन गैमेटोसाइट को सक करने की वजह से अब उसके अंदर भी स्पोरोजोइट्स आ चुके हैं, वो भी इन्फेक्टेड है। अगर वो किसी हेल्दी को अब बाइट करेगा ह्यूमन को, तो उसे भी मलेरिया हो जाएगा। समझ में आया था? तो ये क्या कर रहे हैं, ये गैमेटोसाइट बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं। अगर किसी भी एक इंसान जिसे मलेरिया है और उसके अंदर जो गैमेटोसाइट बने हुए हैं वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन उन गैमेटोसाइट की वजह से कोई दूसरा हेल्दी मस्कीटो है इनफैक्ट हो सकता है, और वो किसी दूसरे हेल्दी ह्यूमन बीइंग को बीमारी ट्रांसमिट कर सकता है। तो गैमेटोसाइडल जो होंगे ये बेसिकली क्या करेंगे, दे विल इनहिबिट ट्रांसमिशन। अगर आप ट्रांसमिशन को रोकना चाहते हैं तो आप किसी भी मलेरिया के पेशेंट के ब्लड में जो आपके गैमेटोसाइट्स बने हुए हैं, आप उन्हें खत्म करने की सोचिए। अब ये जो गैमेटोसाइट्स होंगे, देखो इसके लिए कोई पेशेंट आपसे खुद नहीं कहेगा कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि मुझसे बीमारी किसी को ना हो, है ना। तो अब बहुत कम लोग होते हैं जो इतने ज्यादा क्या होते हैं, दूसरे के लिए मतलब बॉदर करते हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है कि आपको अपने जो आप डोज रेजिमेन उसे दोगे पेशेंट को, जो भी आपका रहेगा उसमें आप गैमेटोसाइडल्स ऐड कर देते हैं। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनका काम क्लिनिकल क्योर का भी है, लेकिन साथ में उनकी प्रॉपर्टी है कि वो गैमेटोसाइट को भी खत्म करती है। तो इससे क्या होगा, उस इंसान का प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा, वो खुद तो ठीक होगा ही, लेकिन साथ में वो किसी दूसरे को बीमारी नहीं फैलाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में हमारी जो ड्रग्स यूज होती है वो कौन सी है, हमारी गैमेटोसाइडल ड्रग है, यानी कि ये गैमेटोगोनी को प्रिवेंट करेगी ताकि आपके गैमेटोसाइट्स खत्म हो जाए, ठीक है। तो इस कैटेगरी में जो ड्रग आती है वो आप देख लीजिए। पहली ड्रग है प्राइमाक्विन, दूसरी है प्रोग्वेनिल, तीनों ट्रिपल पी है, देखो सबके आगे पी है, और लास्ट है पायरिमिथेमिन। ये ड्रग है जो आपकी क्या है, गैमेटोगोनी को इनहिबिट करेंगी। तो गैमेटोसाइट्स जो हैं आपके वो नहीं बनेंगे, या फिर बन गए हैं तो वो खत्म हो जाएंगे। तो ये ड्रग आपकी यूज होंगी। तो आप देखो यही ड्रग, सेम ड्रग रेडिकल क्योर में भी यूज हुई है, प्राइमाक्विन। प्रोग्वेनिल और पायरिमिथेमिन की बात करूँ तो प्रोफाइलैक्सिस के लिए भी यूज होती है, क्लिनिकल क्योर में भी यूज होती है। तो यानी कि एक ही ड्रग आपके दो काम कर दे रही है। तो ऐसी ड्रग को हम रेजिमेन में इंक्लूड करते हैं कि उससे आपका पेशेंट का क्योर तो हो ही हो, साथ में उसका जो ट्रांसमिशन की जो आपकी प्रॉब्लम है कि उससे किसी दूसरे को ट्रांसमिशन हो सकता है, वो भी वहीं पे खत्म हो जाए। वो जो आपका पॉइंट है वहीं पे आप उसे रोक लो, ठीक हो गया। तो ये 4 चीज अप्रोच है, यानी कि ऐसे 4 पेशेंट आपके पास आ सकते हैं और उनका इलाज आप प्रेस्पेक्टिवली जो मैंने ड्रग बताई है आप उनके हिसाब से कर सकते हैं। इसके लिए भी अभी मैं बताऊंगी आपको कि यूजुअली जो ट्रीटमेंट होता है आपका उसमें कौन कौन सी ड्रग्स दी जाती हैं कॉम्बिनेशन में। ये तो केवल आपका एक ओवरव्यू है, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम 1 बाय 1 सबके ट्रीटमेंट की ही बात करते हैं। चलिए मैकेनिज्म को समझ लेते हैं सारे ड्रग्स को। तो मैं यहाँ से हटा रही हूँ, ठीक है, बट मेरे पास रिटर्न में है ड्रग्स के नेम, और 1 बाय 1 हम सारे ड्रग्स के मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। हमें कोई ड्रग ऐसी छोड़नी नहीं है जिसका मैकेनिज्म हमें ना पता हो कि ये ड्रग काम कैसे करती है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे विथ क्यूनोलॉन्स, ठीक है, जिसमें कौन कौन सी आती है आपकी, चलिए पहले नोट कर लेते हैं। हम पहले मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, MOA मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ओके। तो पहली कैटेगरी पहले उसमें आते हैं हम, ठीक है। इस कैटेगरी में देखो जो ड्रग मैं लिखने जा रही हूँ उनके मैकेनिज्म सबके सेम मैकेनिज्म है, और फिर मैकेनिज्म को हम समझेंगे। तो सबसे पहली ड्रग है क्लोरोक्विन, नेक्स्ट है हमारी
क्विनीन, फिर है हमारी ल्यूमीफेंट्रीन, नेक्स्ट है अमोडियाक्विन। ये ड्रग है आपकी 4 ड्रग स्पेशली जिनका मैकेनिज्म आपका बिल्कुल सिमिलर रहेगा। हाँ, एक और है इसमें मैंने ऐड नहीं की ना, मैफ्लोक्विन। ओके, मैफ्लोक्विन। तो ये 5 हो गई टोटल ड्रग, है ना। तो इन 5 ड्रग का मैकेनिज्म सेम है, तो समझे इनका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये हमारी आरबीसी है, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारी ब्लड साइजेंटोसाइडल है, हमें मेन अगर किसी का क्लिनिकल क्योर करना है, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, अगर आपके पास कोई मलेरिया का पेशेंट आता है जिससे एक्यूट अटैक हुआ है, सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब उसकी ब्लड सेल रप्चर होती जा रही है, तो आपका टारगेट क्या रहेगा, ब्लड सेल को बचाना। ठीक है, तो देखो क्या होगा। ये आरबीसी है, किस इंसान की आरबीसी है, जिसको मलेरिया हुआ है, जिसकी आरबीसी इन्फेक्टेड है। तो आरबीसी के अंदर आपका क्या रहेगा, ये हमारा सपोज पैरासाइट है। ठीक है, पैरासाइट यानी कि जो मैंने बताया था मीरोजोइट जो भी है वो फॉर्म होती है। अब इसको सिंपल हम पैरासाइट ही लिख रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कोई स्पोरोजोइट, मीरोजोइट, ट्रोफोजोइट नहीं लिख रहे हैं, वो आपकी पैरासाइट की ही डिफरेंट फॉर्म होती है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हुआ, ये एक इंसान की आरबीसी है, ये पैरासाइट उसकी आरबीसी के अंदर अटैक कर चुका है। अब क्या होता है, देखो पैरासाइट के अंदर इस तरीके से आपकी क्या होती है, फूड वैक्यूल्स होती है। क्या होती है, चलो इसे बड़ा बनाते हैं बिकॉज यहाँ पे तो जरूरत मुझे पड़ेगी ना इसके अंदर का प्रोसेस। ये वैक्यूल है, ठीक है, वैक्यूल, फूड वैक्यूल है बेसिकली। ठीक है, तो होता क्या है, देखो जो ये वैक्यूल है बेसिकली इसमें क्या होता है आपका, ये एनर्जी के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है। क्या होता है, देखो इस वैक्यूल के अंदर, जो इस वैक्यूल के अंदर हो रहा है वो मैं पहले बाहर ही बताती हूँ आपको। क्या होता है, ये पैरासाइट जो है ये क्या करता है, आरबीसी के अंदर क्या रहेगा, हमारा हीमोग्लोबिन रहता है, सबको पता है। तो ये पैरासाइट क्या करता है, हमारे आरबीसी के अंदर जो हमारा हीमोग्लोबिन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन, ये क्या करता है, इस हीमोग्लोबिन को यूटिलाइज करता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करने का, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने का। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये पैरासाइट हमारी आरबीसी के अंदर एंट्री ले लेता है तो ये क्या करता है, इस हीमोग्लोबिन को अपनी एनर्जी कंजप्शन के लिए यूज करने लगता है। यानी कि ये हीमोग्लोबिन को तोड़ देता है इनटू हीम प्लस अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड में तोड़ देगा और ये अमीनो एसिड को यूज कर लेता है एज एन एनर्जी सोर्स, अपनी एनर्जी सोर्स की तरह यूज करता है। क्योंकि पैरासाइट पूरी तरह से, पैरासाइट बोला ही क्यों, क्योंकि ये पूरी तरह से हमारी सेल्स पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसने क्या किया, जैसे ही हमारी आरबीसी के अंदर ये एंट्री ली, इसने क्या किया, हमारी आरबीसीज में जो हमारा हीमोग्लोबिन था, हीमोग्लोबिन को तोड़ दिया हीम और अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड को तो अपने एनर्जी सोर्स की तरह यूज कर लिया। अब ये क्या करता है, देखो जो ये हीम होता है ना, आपको दिख रहा है, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक है, ये क्या है, हमारा हीम बहुत टॉक्सिक है। तो फटाफट से ये क्या करता है, पैरासाइट क्या करता है, इस हीम को किस में कन्वर्ट कर देता है, आपका हीमोजोइन में कन्वर्ट कर देता है, हीमोजोइन। और इस कन्वर्जन के लिए ये हीमोजोइन जो बना ये क्या है, नॉन टॉक्सिक है, ध्यान रखिएगा क्या है, ये नॉन टॉक्सिक है। तो इस कन्वर्जन के लिए हमें किस एंजाइम की जरूरत पड़ी, ये एंजाइम है आपका हीम पॉलीमरेज। हीम पॉलीमरेज, देखो कितने अच्छे से इसने इंतजाम किया पैरासाइट ने। इसने क्या किया, हमारी ही आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन था उसको यूज किया और उससे जो अमीनो एसिड मिला उसे तो अपनी एनर्जी सोर्स की तरह काम कर लिया कि अपना भाई सरवाइव करना है तो एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। और साथ में जो हीम बना, हालांकि वो टॉक्सिक था, लेकिन फटाफट से इसने इस एंजाइम की प्रेजेंस में इसे हीमोजोइन में कन्वर्ट कर दिया जो कि नॉन टॉक्सिक है। अब ये पूरी प्रोसेस कहाँ हो रही है, हमारी वैक्यूल के अंदर हो रही है। ठीक है, जो पैरासाइट के अंदर जो फूड वैक्यूल है उसके अंदर ये प्रोसेस हो रही है, ध्यान रखोगे। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखो क्या हो रहा है, हमारी ड्रग कैसे काम करती है। इतना तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, इतना मुझे अब इतना तो है विश्वास कि आप समझ चुके होंगे कि ये मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है। अब देखो ये जो ड्रग्स हैं ये क्या करती हैं, अब ये ड्रग क्या करेंगी, सपोज ये एक ड्रग है, ठीक है, मैं यहाँ पे इसे बना रही हूँ, इन्हीं में से कोई सी ड्रग ले लो, क्लोरोक्वीन है सपोज। ठीक है, तो ये क्योंकि क्या है,
ये क्या होती है आपकी न्यूट्रल पीएच में, ये आसानी से मेम्ब्रेन को फ्यूज कर जाती है, ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या रहेगा, पीएच न्यूट्रल रहता है, तो आसानी से ये क्या करती है, आरबीसी की मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर जाती है, फिर ये पैरासाइट की मेम्ब्रेन को भी क्या कर लेती है, क्रॉस कर लेती है, फिर ये वैक्यूल के अंदर भी एंट्री ले लेती है। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मतलब हमारी जो ड्रग्स हैं ये न्यूट्रल पीएच में जितनी भी ड्रग्स हैं ये क्या रहती हैं आपकी, डिफ्यूजिबल होती हैं, आसानी से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेती हैं, चाहे वो आरबीसी की मेम्ब्रेन हो, चाहे आपकी पैरासाइट की मेम्ब्रेन हो, चाहे वैक्यूल की मेम्ब्रेन हो। तो फाइनली ये हमारा जो वैक्यूल है इसके अंदर आ गई। अब क्या होता है, देखो ये जो वैक्यूल है ना, वैक्यूल के अंदर जो पीएच होता है वो कैसा होता है, एसिडिक पीएच होता है। यहाँ पे जो पीएच है वो कैसा है आपका, एसिडिक पीएच है। तो एसिडिक पीएच के कांटेक्ट में आते ही ये ड्रग क्या हो जाती है, प्रोटोनेटेड हो जाती है, यानी कि इसमें H पॉजिटिव आयन अटैच हो जाएगा। तो जैसे ही ये प्रोटोनेटेड होंगी अब ये क्या हो जाएंगी, इनडिफ्यूजिबल हो जाएंगी, यानी कि एक बार क्लोरोक्वीन अंदर पहुंच गया, एक बार ये ड्रग अंदर पहुंच गई तो वापस ये बाहर एंट्री नहीं ले सकती है। ये मैकेनिज्म है, आपको समझना है कि ऐसा क्या हो रहा है कि ये ड्रग आपकी वैक्यूल के अंदर पहुंच जा रही है और फिर बाहर नहीं निकल रही है, क्योंकि अगर ये आसानी से बाहर निकल जाती है तो ये अपना असर नहीं दिखा पाएंगी ना। अभी इस मैकेनिज्म को इनको हॉल्ट करना है, ये होने से रोकना है, तो उसके लिए इन्हें वैक्यूल के अंदर होना जरूरी है या नहीं है। तो ये समझे पहली बात, ठीक है। वैक्यूल के अंदर का पीएच एसिडिक है, इसीलिए ये ड्रग क्या होगी, जैसे ही वैक्यूल के अंदर पहुंचेगी प्रोटोनेटेड हो जाएगी, यानी कि एसिडिक है, यानी कि H पॉजिटिव आयन इससे अटैच हो जाएंगे। तो अब क्या होगा, ये ड्रग यहीं रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। अब वैक्यूल के अंदर ड्रग आ चुकी है, ठीक है। अब ये क्या करेंगी, देखो ये ड्रग क्या करती है, ये जो ड्रग सपोज ये क्लोरोक्वीन ही है, ये क्या करेगी, ये सीधे क्या करेगी, ये जो हीम पॉलीमरेज आपको एंजाइम दिख रहा है, ये इस एंजाइम को क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है। हीम पॉलीमरेज एंजाइम वैक्यूल के अंदर ही है, ठीक है। तो हीम पॉलीमरेज एंजाइम अगर रुक जाएगा तो क्या होगा बेटा, जो हीम है वो हीमोजॉइन में कन्वर्ट होगा क्या, नहीं होगा ना, यानी कि जो हीम टॉक्सिक है वो क्या होगा, वैक्यूल के अंदर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, ये जो आपका पैरासाइट है ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि टॉक्सिक है, मेम्ब्रेन डैमेज करेगा और पैरासाइट पूरी तरह से क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। तो आई होप मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया होगा इन सारे ड्रग्स का जो भी मैंने मेंशन की हुई है, ठीक है, कैसे काम करती है समझ में आ गया। अब देखो कुछ ऐसे भी केस होते हैं, जैसे अगर सपोज मैंने इसे क्लोरोक्वीन बोला, ठीक है, कुछ आपकी ऐसे भी केस होते हैं जो कि क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट होते हैं। अब वो केस क्या होते हैं समझे, देखो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मस्कीटो अलग अलग स्पीसीज के होते हैं, ठीक है, तो उन्हीं में से एक स्पीसीज मैंने आपको बताई थी, वो क्या थी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट स्टेट है ये स्पीसीज है, ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। सपोज ये जो पैरासाइट था ये क्या था, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम था, ठीक है, यानी कि ये जो आपका मस्कीटो है ये इस स्पीसीज का था। तो जब इसने आरबीसी को इन्फेक्ट किया होगा तो क्या होता है, ये क्या करता है आपका, पैरासाइट की जो ये वैक्यूल है ना, वैक्यूल में एक स्पेशल टाइप के मतलब जो ट्रांसपोर्टर तो होते ही हैं, आपको पता है किसी भी मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टर होते हैं, लेकिन ये क्या करता है बेसिकली, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, देखो इसके बचाव का तरीका देखो, ये क्या करता है, ये जो वैक्यूल है वैक्यूल के मेम्ब्रेन में स्पेशल टाइप के ट्रांसपोर्टर क्रिएट कर देता है, कुछ जीन में म्यूटेशन होता है जिसकी वजह से ये ट्रांसपोर्टर क्रिएट होते हैं, और ये ट्रांसपोर्टर क्या होते हैं, इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर होते हैं। तो होता क्या है, देखो जैसे ही क्लोरोक्वीन अंदर एंट्री लेता है ना, ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्टर क्या करता है, इस क्लोरोक्वीन को सीधे बाहर धक्का दे देता है, समझ रहे हो। अब बताओ अब क्लोरोक्वीन का असर होगा, टाइम ही नहीं मिला ना, एसिडिक पीएच में प्रोटोनेट हो गई, मान लो प्रोटोनेट भी हो गई, लेकिन हमने क्या बोला, प्रोटोनेशन के बाद वो मेम्ब्रेन से डिफ्यूज नहीं हो सकती, हमने ये थोड़ा बोला कि कोई ट्रांसपोर्टर उसे बाहर नहीं भेज सकता। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम का जो पैरासाइट है वो इतना ज्यादा क्लेवर होता है, वो क्या करता है, अपने जो वैक्यूल है उनकी मेम्ब्रेन में ऐसे ट्रांसपोर्टर्स बना देता है जो क्या करता है, क्लोरोक्वीन को जो ड्रग है उसे बाहर भेज देगा। तो क्लोरोक्वीन क्या हीम पॉलीमरेज को इनहिबिट कर पाएगा, नहीं, तो जो हीम है वो आसानी से हीमोजॉइन में कन्वर्ट हो जाएगा और इस पैरासाइट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसे बोलते हैं क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ठीक है। ये आपका जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है ये क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट है, यानी कि ऐसे इंसान
जिसमें जो मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की वजह से हुआ है, अगर ऐसे इंसान को आप क्लोरोक्वीन दोगे तो उसे कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि इस पैरासाइट ने अपनी जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन में ऐसे ट्रांसपोर्टर्स बना दिए हैं जीन म्यूटेशन के थ्रू, जो कि क्या कर रहे हैं, क्लोरोक्वीन के अंदर एंट्री लेते ही, चाहे उसका प्रोटोनेशन हो चुका है एसिडिक पीएच में, उसे बाहर धक्का दे रहे हैं। तो क्लोरोक्वीन अब हीम पॉलीमरेज को इनहिबिट नहीं कर पाएगा और हीम जो है नॉन टॉक्सिक हीमोजॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और पैरासाइट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ऐसे केसेस में आपने क्या करना है बेटा, आपने करना क्या है कि पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये इंसान को जो मलेरिया हुआ है वो फैल्सीपेरम की वजह से तो नहीं है, अगर है तो उसे क्लोरोक्वीन आप नहीं देंगे। क्लोरोक्वीन के अलावा आप ऑल्टरनेटिवली आप क्विनीन को दे सकते हैं और भी सारे आपके ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो मैं आगे चल के डिस्कस करूंगी। आई होप इस मैकेनिज्म को आप समझ चुके होंगे कैसे ये वर्क करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। तो ये 5 ड्रग आपकी कवर हो गई विद मैकेनिज्म ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखिए एडवर्स जो ड्रग इवेंट है वो आपका काम है, आप उन्हें प्रिपेयर कीजिए हर ड्रग से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एडवर्स ड्रग इफेक्ट है, ठीक है, क्योंकि अगर हम वो भी कवर करने लगे तो लेक्चर बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर जाएगा, ठीक है। वैसे मैं करूंगी ट्राई कि एक बार पूरा ऐसे ही एडवर्स इवेंट की ही सीरीज चलाई जाए, ठीक है, हर कैटेगरी से एडवर्स इवेंट को हम जरूर फोकस करेंगे, एडवर्स ड्रग इफेक्ट को। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग फोकस करते हैं। सेकेंड जो ड्रग है आपकी वो है प्राइमेक्विन, जो अभी मैंने बताई थी थोड़ी देर पहले। क्या होती है, रेडिकल क्योर में यूज होती है ड्रग, है ना, एकमात्र ड्रग है जो रेडिकल क्योर के लिए यूज होती है, यानी कि जो लीवर में जो हिप्नोजॉइड्स हैं उन्हें भी खत्म कर देती है, पढ़ाया था, ठीक है। तो प्राइमेक्विन का एक बात ध्यान में रखिएगा कि इसका मैकेनिज्म क्या है, अननोन है, तो इसके मैकेनिज्म को डिस्कस हम कर नहीं सकते क्योंकि इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म हमें नहीं पता है। तो ये तो यहीं पे इसका आपका समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। थर्ड आ जाइए, तो इसका जो मैकेनिज्म है वो क्या है आपका, नॉट नोन, अभी तक पता नहीं है कि ये ड्रग कैसे काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, 4 ड्रग हैं जिन्हें मैं एक साथ ही डिस्कस करूंगी। कौन कौन सी है पहले नोट कर लेते हैं। चलिए, पायरिमिथामिन, प्रोग्वानिल, सल्फाडॉक्सिन, आई थिंक मैंने ये स्टार्टिंग में इंक्लूड नहीं की थी, लेकिन ये आप ड्रग इंक्लूड कर सकते हो, प्रोफाइलैक्सिस क्लिनिकल क्योर दोनों में यूज होती है। सल्फाडॉक्सिन सल्फोनामाइड कैटेगरी की ड्रग है। और लास्ट आपका आता है डेप्सोन, है ना। ये 4 ड्रग है जो यूज होती है, हम इनके मैकेनिज्म को समझते हैं। हम देखिए ये क्या करते हैं, ये फोलेट जो सिंथेसिस है उसमें आपका इंटरफेयर करते हैं। और आप जानते हो फोलेट किसी भी पैरासाइट के अंदर फोलेट जो आपका है वो कितना इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए भी फोलेट इंपॉर्टेंट है, हमारे अंदर फोलेट बनता नहीं है हमारे सेल्स के अंदर, तो हमें फोलेट डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। लेकिन जो पैरासाइट्स हैं इनमें फोलेट बनता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पाबा और भी आपके कंजेनर हैं जो भी मैं डिस्कस करूंगी। तो इनकी हेल्प से आपका फोलेट उनके अंदर बनता है इन पैरासाइट्स के अंदर। और ये फोलेट क्या करता है, डीएनए फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करता है, चाहे वो हमारा केस हो चाहे पैरासाइट का केस हो। और हम जानते हैं बिना डीएनए के हमारी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी तो सेल तो रहेगी ही नहीं, है ना। तो देखो क्या होगा, क्या होता है नेचुरली, जो हमने पढ़ा हुआ है प्रोसेस पहले उसे समझ लेते हैं। होता क्या है, जो पैरासाइट हैं उनकी सेल्स के अंदर क्या होता है आपका, यानी कि जो मलेरिया मस्कीटो है उसके अंदर क्या होता है, देखो जो पाबा है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड टेरिडीन के साथ मिलता है, टेरिडीन, और क्या बनाता है आपका डाइहाइड्रो, पहले भी मैंने बताया हुआ है आपको, बार बार रिवाइज हो रहा है तो आपके लिए ही बेटर है। डाइहाइड्रोटेरोइक एसिड बनता है, ठीक है। ये जो एंजाइम है जो ये बना रहा है इसका नाम क्या है आपका, डाइहाइड्रोटेरोएट सिंथेज, ठीक है, डाइहाइड्रोटेरोएट सिंथेज। अब इसके बाद देखो क्या होगा, अच्छा इसे टी ना लिख के इसे पी लिखिएगा, ठीक है, डाइहाइड्रोटेरोएट सिंथेज। तो डाइहाइड्रोटेरोइक एसिड बन गया। अब इसके बाद क्या होता है, यहां पे एंट्री होती है किसकी, ग्लूटामेट की, ग्लूटामेट जो कि अमीनो एसिड है। तो ग्लूटामेट डाइहाइड्रोटेरोइक एसिड के साथ मिलके क्या बना देता है आपका, डाइहाइड्रो फोलिक एसिड। समझ में आ गया। अब ये जो डाइहाइड्रोफोलिक एसिड है ये किसकी प्रेजेंस में बना है, यहाँ पे भी एक एंजाइम है, वो क्या है आपका
डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज। ओके, अब क्या हुआ देखो, ये डाइहाइड्रोफोलिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में, और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, डाई से टेट्राहाइड्रो बन रहा है, और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है वो कौन सा है, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, क्योंकि डाइहाइड्रोफोलिक एसिड का रिडक्शन हुआ है तब जाके हमें क्या मिला है, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड मिला है। और मैंने फोलिक एसिड वाले लेक्चर में आपको डिटेल में बताया है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लेके चलूंगी कि कैसे टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड क्या बनाता है, आपका थायमिडाइलेट बनाता है, एक्टिव फॉर्म जो आपका थायमिडाइलेट होता है आपका, 1 मिनट, थायमिडाइलेट को कैसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और हमें पता है कि जो थायमिडाइलेट है ये क्या करता है, आपका थायमीन जो कि आपका पायरिमिडीन बेस पेयर है डीएनए का, वो है ये बेसिकली। तो अगर ये थायमिडाइलेट होगा तभी जाके आपका क्या होगा, थायमीन रहेगा और आपका क्या होगा, बेस पेयरिंग हो पाएगी और डीएनए बन पाएगा। तो ये आप सीधे लिखेंगे कि थायमिडाइलेट की वजह से ही क्या होता है, डीएनए फॉर्मेशन होती है, डीएनए जो बनता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये पूरी प्रोसेस डीएनए फॉर्मेशन के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। तो अगर कोई ड्रग ऐसी है जो इस पूरी प्रोसेस को इंटरफेयर करती है तो आप खुद सोचिए, जो सेल के अंदर, जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है वो बनेगा नहीं। तो पैरासाइट के अंदर जब डीएनए ही नहीं होगा तो आपको लग रहा है पैरासाइट आपका रह पाएगा, नहीं ना, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखें ये ड्रग कैसे काम करती है। ये 4 ड्रग मैंने बताई थी आपको, तो 1 बाय 1 मैं सबके मैकेनिज्म यहाँ पे बता देती हूँ आपको। तो स्टार्ट करते हैं किससे, सल्फाडॉक्सिन से। ठीक है, सल्फाडॉक्सिन क्या करता है, देखो सल्फाडॉक्सिन का मैकेनिज्म क्या है आपका, ये है जो आपको ये एंजाइम दिख रहे हैं, डायहाइड्रोटेरोइड सिंथेज। ठीक है, और दूसरा एंजाइम कौन सा है आपका, ये डायहाइड्रोफोलेट सिंथेज। जो ये सिंथेटेज एंजाइम है बेसिकली, ये जो आपका सल्फाडॉक्सिन है, सल्फाडॉक्सिन इन दोनों एंजाइम को इनहिबिट करता है। तो आप खुद सोचिए, अगर ये दोनों एंजाइम इनहिबिट हो जाएंगे तो आपको क्या लग रहा है, डायहाइड्रोटेरोइक एसिड बनेगा, नहीं बनेगा। क्या डायहाइड्रोटेरोइक एसिड और ग्लूटामेट मिलकर डायहाइड्रोफोलिक एसिड बना पाएंगे, नहीं, क्योंकि इसके लिए भी कौन सा एंजाइम चाहिए, डायहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज एंजाइम चाहिए। तो आई होप सल्फाडॉक्सिन का मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, डायहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनने दे रहा है, यहाँ तक की प्रोसेस को हॉल्ट कर रहा है। तो अल्टीमेटली डीएनए बनेगा ही नहीं, क्योंकि थायमिडाइलेट नहीं बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, पायरिमिथामीन की। ये क्या करता है, देखो पायरिमिथामीन ये वाले एंजाइम जो डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज है, यानी कि जो डायहाइड्रोफोलिक एसिड को टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट करता था, उस एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है। तो तब भी क्या होगा, अगर ये एंजाइम इनहिबिट हो जाए तो तब भी क्या होने वाला है, थायमिडाइलेट नहीं बनेगा। तो एंजाइम्स को ही ब्लॉक किया जा रहा है। ठीक है, सल्फाडॉक्सिन ने इन दोनों एंजाइम को ब्लॉक किया था मेनली। ठीक है, और जो आपका पायरिमिथामीन है इसने लास्ट स्टेप पे काम करके DHFR जो कि डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम है उसी को ब्लॉक कर दिया। तो अगर आप सोचिए, अगर आप इन दोनों ड्रग को कॉम्बिनेशन में देते हैं तो कितना अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप सारे एंजाइम्स को रोक रहे हैं। तो जो इफेक्ट होगा वो बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। और इसके बाद जो आता है आपका, कौन सी ड्रग रह गई, प्रोग्वानिल एंड डैप्सोन। ये क्या करती है, देखो ये दोनों क्या है, प्रोग्वानिल और डैप्सोन। मैं इसे यहीं पे दिखा देती हूँ। ठीक है, प्रोग्वानिल एंड डैप्सोन, P और D। ये जो प्रोग्वानिल और डैप्सोन है ना, ये क्या है, पाबा एनालॉग है, यानी कि ये ड्रग सेम स्ट्रक्चरली किसकी तरह है, पाबा की तरह है। तो ये क्या करती है, पाबा की जगह खुद आपकी बैठ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है पाबा और टेरोडीन जो है इस एंजाइम की प्रेजेंस में, डायहाइड्रोटेरोइड सिंथेटेज की प्रेजेंस में डायहाइड्रोटेरोइक एसिड बना रहा है। तो ये क्या करती है, ये दोनों ड्रग जहां पे ये एंजाइम के साथ रिएक्ट करने के लिए जिस जगह पे पाबा बैठता है ना, वहां पे खुद ये बैठ जाती हैं। तो डायहाइड्रोटेरोइक एसिड बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि इसके बनने के लिए पाबा का होना जरूरी है। क्योंकि ये दोनों ड्रग प्रोग्वानिल और डैप्सोन सिमिलरली पाबा की तरह है स्ट्रक्चरली, तो इसीलिए क्या कर देंगे, आपका डायहाइड्रोटेरोइक एसिड को नहीं बनने देंगी। आई होप ये मैकेनिज्म भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम कर रही है। तो ये क्या कर रही है, पाबा के साथ compete कर रही है। ये कॉम्पिटेटिव एंटागनिस्ट की कैटेगरी में आता है। अगर किसी भी पल पाबा का लेवल ज्यादा होगा तो पाबा क्या करेगा, इन दोनों को हटा देगा और खुद आपका डायहाइड्रोटेरोइक एसिड बनाने लगेगा। ठीक है, कॉम्पिटेटिव इसी को बोलते हैं ना, जो आगे निकल गया वो जीत गया। ठीक है,
तो ये दोनों ड्रग क्या करती हैं, पाबा की तरह होने की वजह से, सिमिलरली स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी की वजह से पाबा की जगह खुद बैठ जाएंगी और डाइहाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बनाने देंगी, क्योंकि ये एंजाइम पाबा के लिए स्पेसिफिक है। इन दोनों से इस एंजाइम को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो 4 ये ड्रग हो गई जो कवर कर ली हमने। चलिए, और ये मैं जो आपको अभी बताया पूरा मैकेनिज्म, ये आपको बहुत काम आने वाला है। आप देखोगे अभी आगे चल के हम सल्फोनामाइड डिस्कस करेंगे, उसमें भी हमें यही करना है। तो बार बार आपका रिवीजन होता रहेगा, तो इसको समझ के चलिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। 4th हमारे पास ड्रग है, 4th कैटेगरी। हाँ, ड्रग तो बहुत सारी डिस्कस कर लिया हमने। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिमिसिनिन। आर्टिमिसिनिन डेरिवेटिव, आर्टिमिसिनिन, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि आर्टिमिसिनिन डेरिवेटिव्स जो है इसमें आर्टी ईथर, आर्टी मीथर, ठीक है, ये सब आते हैं। ये बेसिकली आर्टिमिशिया एनुवा का प्लांट है जिससे ये मिलता है। एंटी मलेरियल इसकी प्रॉपर्टी है। अब देखें ये कैसे काम करती है। तो चलिए, तो ध्यान में रखिएगा ये क्या करती है आपकी। सबसे पहले तो ध्यान में रखिएगा कि जो ये आर्टिमिसिनिन डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, जितने भी हैं, ये क्या होते हैं आपके, इनएक्टिवेटेड होते हैं। एज सच ये इनएक्टिवेटेड हैं। जब ये हमारे आरबीसी के अंदर जाएंगे, सपोज ये हमारी आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी के अंदर मैंने आपको बताया था पैरासाइट है, और पैरासाइट के अंदर मेन क्या है आपकी, फूड वैक्यूल है। वैक्यूल के अंदर आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जब क्लोरोक्वीन का मैकेनिज्म हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे आपका ये वैक्यूल के अंदर यानी कि जो पैरासाइट है ये किस तरीके से हमारे हीमोग्लोबिन को यूज करता है फॉर एनर्जी नीड, और कैसे ये हीम बनाता है, और ये हीम किस में कन्वर्ट होता है, हीमेजॉइन में, बताया था, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो हीम बना है ना, यही क्या करता है, इन आर्टिमिसिनिन डेरिवेटिव्स को क्या करता है, एक्टिवेटेड फॉर्म में लाता है। तो ध्यान में रखेंगे, इसीलिए आर्टिमिसिनिन हमारी सेल्स पे असर नहीं करेगा। ये केवल आपकी उन्हीं सेल्स पे मतलब ये आपकी नॉन इन्फेक्टेड सेल पे कोई असर नहीं करेगा। ये केवल उन्हीं सेल्स पे अटैक करेगा या इफेक्ट दिखाएगा जो क्या है आपकी इन्फेक्टेड है विद मलेरिया पैरासाइट। तो होगा क्या, क्योंकि पैरासाइट के अंदर हीम बना हुआ है, क्योंकि ये पैरासाइट लगातार हमारे हीमोग्लोबिन को यूज कर रहा है, और यही हीम क्या करेगा आपका इन आर्टिमिसिनिन डेरिवेटिव्स को क्या करेगा, एक्टिवेटेड फॉर्म में लाएगा। समझ में आ गया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में होना चाहिए। तो होता क्या है, देखो ये सपोज आर्टिमिसिनिन डेरिवेटिव है, कोई सा भी आर्टी ईथर है मान लीजिए, ठीक है, आर्टी ईथर है। तो ये क्या करता है आपका, ये सीधे क्या करेगा, इस तरीके से आरबीसी के अंदर जाएगा और जो पैरासाइट है उसकी फूड वैक्यूल में चला जाएगा और एक्टिवेट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ हीम। अभी तक इनएक्टिवेटेड था। अब क्या होगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है। अब क्या होगा, ये सीधे जब यहाँ पे जाएगा ना, तो ये इसका मेन काम क्या होता है, ये क्या करता है आपका फ्री रेडिकल जनरेट करता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखोगे। ये क्या कर रहा है आपका फ्री रेडिकल फॉर्मेशन कर रहा है, और ये कौन से फ्री रेडिकल्स होंगे, जो कि कार्बन सेंटर्ड होंगे, जिनके सेंटर में जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको सेंटर में कार्बन एटम दिखाई देगा। तो और आपको पता है फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, फ्री रेडिकल्स का काम क्या होता है, अगर किसी भी सेल के अंदर फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं तो वो उस सेल की मेम्ब्रेन को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। डीएनए को डैमेज करेंगे, प्रोटीन को डैमेज करेंगे, जो लिपोप्रोटीन जो मेम्ब्रेन है उसे डैमेज करेंगे, यानी कि सेल को खत्म कर देंगे। तो सिंपली ये आर्टिमिसिनिन डेरिवेटिव क्या करते हैं, समझ में आ रहा है। ये क्या करते हैं, आरबीसी के अंदर जाएंगे, जो पैरासाइट है उसकी फूड वैक्यूल में जाएंगे, एक्टिवेट होंगे विद द हेल्प ऑफ फ्री हीम जो कि बना हुआ है उसके अंदर। एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करेंगे, आपका फ्री रेडिकल फॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे जो कि कार्बन सेंटर्ड होंगे, और ये फ्री रेडिकल्स क्या करेंगे, धीरे धीरे आपका क्या करेंगे, मेम्ब्रेन डैमेज करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पैरासाइट की मेम्ब्रेन डैमेज होगी, आरबीसी की मेम्ब्रेन डैमेज होगी, और इस तरीके से आपका क्या होगा, पैरासाइट तो खत्म होगा ही, साथ ही साथ आपका क्या होगा, आरबीसी भी, क्योंकि जो इन्फेक्टेड है वो खत्म होनी ही है, और आपको पता है कि आरबीसी फिर नई बन भी जाती है ना इरेथ्रोपोइसिस के थ्रू। तो ये मैकेनिज्म है किसका, आर्टिमिसिनिन डेरिवेटिव का। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, 5th जो हमारी कैटेगरी है ड्रग की, वो कौन सी थी, एटावाकॉन। बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है ये भी, ठीक है, एटावाकॉन। तो एटावाकॉन की जो मैकेनिज्म है वो क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में बेसिकली वर्क करता है। देखो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पूरी डिटेल में कराई हुई है जब हम लोग साइनाइड पॉइजनिंग को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, जब हम
आई थिंक हाँ एंटी एंजाइनल ड्रग पे फोकस कर रहे थे और वहां पे हम साइनाइड पॉइजनिंग देख रहे थे। तो मैंने वहां पे आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बताई हुई है और मैंने बताया था कि उसमें कैसे आपके 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनके थ्रू फाइनली आपका क्या होता है, एटीपी जनरेट होती है जो कि हमारा एनर्जी सोर्स है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको पता है, जो रेस्पिरेटरी जो चेन जिसे बोलते हैं, वो कितनी इंपॉर्टेंट है फॉर जनरेशन ऑफ एटीपी। एंड विदाउट एटीपी हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ये भी सबको पता है, हमारी सेल सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो वो ईटीसी में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसमें हर एक कॉम्प्लेक्स की कितनी इंपॉर्टेंस होती है ये भी आपको पता होगा, है ना। तो उसी में से एक कॉम्प्लेक्स है आपका जो कि थर्ड कॉम्प्लेक्स था, जिसमें आता था आपका, और ये कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, ये इंटरमीडिएट था, यूबिक्विनोन। ठीक है, यूबिक्विनोन आपका एक इंटरमीडिएट होता है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से फाइनली एटीपी बनता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो एटोवाकॉन होता है ना, ये सिंपली हमारा जो हमारी रेस्पिरेटरी, रुक जाओ पहले मैं इसको कर दूं मिमिक। ये क्या करता है, हमारे जो यूबिक्विनोन है यानी कि इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट चेन है ईटीसी, उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये जो आपका यूबिक्विनोन है इसको मिमिक करता है, सेम उसकी तरह आपका दिखेगा, स्ट्रक्चरली दिखता है। तो ये क्या करेगा, देखो ये क्या करेगा, जहां पे यूबिक्विनोन होता है, ये सीधे सीधे क्या होगा, जब आप एटोवाकॉन दोगे किसी भी इंसान को, तो आरबीसी के अंदर इस तरीके से क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक है, एनर्जी सोर्स है माइटोकॉन्ड्रिया, वही होगा आरबीसी में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में आपको पता है ईटीसी चलता है, तो क्या होगा, एटोवाकॉन यूबिक्विनोन की जगह अपना आ जाएगा क्योंकि उसको सिंपली मिमिक करता है ये। ठीक है, तो यूबिकॉन जहां पे आता था वहां पे एटोवाकॉन आ जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो क्या हो जाएगी, आपकी रुक जाएगी, क्योंकि यूबिक्विनोन की जगह कोई दूसरा आ गया। इसका मतलब ये थोड़ा कि वो चेन चलती रहेगी, ये सीधे क्या कर देगा, चेन टर्मिनेशन कर देगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जो एटीपी बनता था वो एटीपी नहीं बनेगा। इस पूरी आरबीसी का जो एनर्जी सोर्स है वो खत्म हो गया। तो ये आरबीसी तो खत्म होगी, इसके अंदर का पैरासाइट भी आपका खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे वर्क करेगा। और इवन ये पैरासाइट के अंदर आप बोल सकते हो, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये यहीं पे आपका इस तरीके से वर्क करेगा। तो चलिए इसे यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। तो एटोवाकॉन का आई होप मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा कि ये क्या करता है, जो हमारा यूबिक्विनोन है हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, उसको मिमिक करता है। तो सिंपली ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही है आपकी, ये सॉरी एक यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, इसे मैं करेक्ट कर दूं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये पैरासाइट के अंदर का है बेटा, ध्यान में रखिएगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया किसकी बात हो रही है, पैरासिटिक माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है, क्योंकि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को करके कोई फायदा नहीं है ना। हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारी सेल्स का माइटोकॉन्ड्रिया है उसे आप उसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को आप इनहिबिट करोगे तो वो उससे क्या होगा, आरबीसी रप्चर होगी, हमारी सेल रप्चर होगी। लेकिन पैरासाइट तो एज इट इज रहेगा, आरबीसी रप्चर होगी, ये पैरासाइट तो बाहर आ जाएगा, दूसरी सेल को इन्फेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमारा एम क्या है, पैरासाइट को खत्म करना। तो जो टारगेट होगा वो कौन होगा, मलेरिया, जो आपका पैरासिटिक माइटोकॉन्ड्रिया है, पैरासाइट के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि वहां पे भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है ना, एटीपी जनरेशन के लिए, एनर्जी के लिए। तो ये बेसिकली क्या करेगा, पैरासाइट का जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको अटैक करेगा, उसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को आपका क्या कर देगा, रोक देगा, और एटीपी जनरेशन रुक जाएगी। तो पैरासाइट खुद ब खुद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है एटोवाकॉन का मैकेनिज्म। लास्ट कौन सा रह गया है, यस एंटीबायोटिक, 6th है एंटीबायोटिक, ये लास्ट हमारा रहेगा। ठीक है, सारे ड्रग्स हम डिस्कस कर चुके हैं। इन केस ऑफ एंटीबायोटिक मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कौन सी एंटीबायोटिक है, डॉक्सीसाइक्लिन, जो कि आपकी टेट्रासाइक्लिन कैटेगरी की ड्रग है, वो यूज होती है। ठीक है, तो डॉक्सीसाइक्लिन में का मैकेनिज्म सबको पता है, मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। तो जो राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होती है ये उसे रोकता है, और आप जानते हो प्रोटीन ही अगर सिंथेसाइज नहीं होगी तो किसी सेल का सर्वाइवल हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रोटीन ही है जो आपकी किसी भी सेल की मेम्ब्रेन को बनाती है, सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को बनाती है, या फिर फंक्शनल एंजाइम्स को बनाती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपकी क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। और डिटेल में प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर का मैं नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली लेक्चर लूंगी। ठीक है, तो ये है आपकी सारी ड्रग्स जो कि मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होती है। अब बात ये आती है कि आपके पास मलेरिया के जो डिफरेंट केस होते हैं ना, उसमें आप ज्यादातर क्या कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, जो आपका
आपके पास देखो मैंने बताया स्पीसीज वेरिएशन होती है। अगर मलेरिया फैल्सीपैरम की वजह से हुआ है तो ट्रीटमेंट थोड़ा अलग रहेगा, अगर दूसरों वीवेक्स या मलेरिया ओवेल की वजह से हुआ तो ट्रीटमेंट अलग रहेगा। तो जनरली आप देखोगे सारी जो आपकी ड्रग थेरेपी होती है उसमें आर्टिमिसिनिन को जरूर इंक्लूड किया जाता है। आर्टिमिसिनिन डेरिवेटिव के साथ आप दूसरी ड्रग को कॉम्बिनेशन में दे सकते हो। अगर मान लीजिए फैल्सीपैरम का केस है, किसी को प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम की वजह से आपका मलेरिया हुआ है तो आर्टिमिसिनिन तो आप देंगे ही देंगे, लेकिन साथ में आप क्लोरोक्वीन नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने बताया कि फैल्सीपैरम क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वहां पे आप क्या करते हैं, आर्टिमिसिनिन के साथ क्या देते हो, क्विनीन देते हो कॉम्बिनेशन में, ठीक है। दूसरा केस बनता है कि किसी को प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम की वजह से हो रहा है लेकिन अनकॉम्प्लिकेटेड केस है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस केस में आप आर्टिमिसिनिन के साथ बाकी ड्रग्स को कॉम्बिनेशन में ट्राई कर सकते हो। ज्यादातर हम क्या देते हैं, ल्यूमीफेंट्रिन देते हैं, अमोडियाक्विन देते हैं या मैफ्लोक्विन कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। रेडिकल क्योर के लिए अगर कोई आ रहा है आपके पास, आपको रेडिकल क्योर करना है, हिप्नोजॉइड्स को खत्म करना है, तो हमेशा एक ही ड्रग ऑफ चॉइस है, आप प्राइमाक्विन को दोगे। और लास्ट आपके पास आता है प्रोफाइलैक्सिस, जो मैं बता चुकी हूँ। जनरली अगर कोई इंसान ऐसी जगह में जा रहा है जहां पे मलेरिया होने के चांसेस ज्यादा हैं तो आप क्लोरोक्वीन दे सकते हैं उन्हें। और अगर दूसरा ऑप्शन आपके पास है, अगर क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट, सपोज उस एरिया में आपका क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम का इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है, तो क्लोरोक्वीन तो असर करेगी नहीं, तो तब आप क्या देते हैं, एटोवाकोन देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपका ड्रग कॉम्बिनेशन है जो ध्यान में रखने हैं। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिमिसिनिन कितना इंपॉर्टेंट है। जनरली जो ट्रीटमेंट होता है, आपका रेजिमेन होता है, उसमें आर्टिमिसिनिन को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट एंटी मलेरियल ड्रग। मलेरिया भी पूरा समझा हमने, उसकी लाइफ साइकिल, प्लस हमने ट्रीटमेंट भी देख लिया कि कैसे कैसे आपकी ड्रग वर्क करती है, इनके मैकेनिज्म को भी समझ लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।